नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग जो है जनसंख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 को। तो इसमें कल हम लोग जो है पढ़े थे आगे। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे से लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग जो है लिंगानुपात तक जो है पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट करने वाले हैं, लिंगानुपात को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब कि अगर 10 पुरुष हैं तो 10 पुरुष के लिए 10 महिलाएं हैं, तो मतलब बराबर की लिंगानुपात है। 10 पुरुष पे अगर 9 महिलाएं हैं तो वहाँ पे जो है 90% का लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब लिंगानुपात इसी को कहा जाता है। तो अब देखते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज और पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। मतलब कि जो है महिलाओं के बीच की समानता की सूची को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है ना। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। आज तक कभी लिंगानुपात जो है महिलाओं के पक्ष में हुआ ही नहीं। जैसे कि महिलाओं की संख्या अधिक हुई हो, पुरुषों की संख्या कम हुई हो। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग भैया आजकल सबको बेटी ही चाहिए। मतलब कि बहू सबको चाहिए पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये कंडीशन हो गई, सिचुएशन कि मतलब वाइफ सबको चाहिए और मतलब बेटियां सबको चाहिए, बेटियां किसी को नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेटियां चाहिए भाई? जब बेटियां नहीं पैदा करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बहू कहाँ से लाओगे तो बच्चे कहाँ से पैदा करोगे? बताओ। और फिर ये मत सोचना कि जो है महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, और भी काम होता है उनका। आजकल समाज में देख रहे हो कितना मतलब डेवलप हो रहा है, पर लोगों की सोच नहीं डेवलप हो पा रही है आज के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। समाज में महिलाओं के मतलब प्रायः जो है लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका पता लगाइए। वही बताया जो मैंने। सन जो है 1991 से 2001 के बीच में लिंगानुपात मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं लिंगानुपात 2001 तक के लिंगानुपात देख सकते हैं। 1991 में 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं थी। फिर 1961 में जो जनगणना हुई उसमें घट के जो है मतलब घटती ही चली जा रही है, घटती ही चली जा रही लिंगानुपात 941 महिलाएं हुई। 1971 में जो है जो जनगणना हुई सॉरी 1930 930 महिलाएं बची 1971 में। फिर 1981 में 934 महिलाएं। 1991 में 929, मतलब 30 में थोड़ा संख्या बढ़ी 4 की, तो 91 में फिर से एक उसमें भी मतलब घट गया। फिर 2001 में जो है 933। और एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना लिंगानुपात है। आप लोग इसका कमेंट में बताइए। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1058 है, और पांडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1001 है, जबकि दिल्ली में 1000 पुरुषों पर 821, हरियाणा में 1000 पर केवल 861। इस प्रकार भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? वहाँ की लोगों की सोच बस। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है और क्यों? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अब चलिए साक्षरता दर को हम लोग देखते हैं। साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। मतलब जो साक्षरता दर है वो किसी जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, यह जो है गुण है स्पष्ट। केवल यह शिक्षित और जागरूक नागरिक ही नहीं बुद्धिमानपूर्ण निर्णय ले सकता है, यह शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर कमी आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा बन। साक्षरता दर अगर कम रहेगी तो बहुत कुछ होगा। लाइक मान सकते हैं हम अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज में, चाहे घर का मतलब किसी चीज में साक्षरता दर अगर कम रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। और भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत की साक्षरता स्तर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता
64% दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है 75.26% और महिलाओं की 53.57% रहा। साक्षरता दरों में इस प्रकार अंतर क्यों है? वही असमानता महिलाओं पुरुषों की। व्यवसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या या प्रगत जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जो आर्थिक विकास की कार्यशील प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है ना। किसी भी देश में जो है विभिन्न व्यवसाय को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि की क्रियाएं शामिल होती हैं, है ना। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन जो है परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं जो है शामिल होती हैं। ठीक है। अब विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है ना। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जो होता है अधिक होता है ना। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात जो होता है वो भी अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि पर कार्य करता है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या जो है 64% भाग कृषि कार्य करता है। भारत की जो 64% भाग है ना वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है ना। अब ये वर्तमान में बढ़ते हुए औद्योगिक शहरीकरण, वृद्धि होने के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की हम लोग। तो स्वास्थ्य जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। कैसे है? जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे कि अब स्वस्थ रहेंगे तो लोग कार्य करेंगे, और भी मतलब स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक यहाँ पे दिया गया तो वो है। अभी किसी की तबीयत खराब रहती तो क्या कर लेता? कुछ नहीं कर पाता ना। तो सेम चीज है ये। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या में स्वास्थ्य स्तर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कैसे हुआ है? सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा जो है भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर 1991 में प्रति 1025 थी। 2001 में घटकर 8.1 रह गई। औसत आयु 1991 में 36.7 वर्ष भी घटकर 2001 में जो है 64.6 वर्ष हो गई। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सुधार। बहुत से कारकों जैसे कि जन स्वास्थ्य, संक्रमण, बीमारियों के बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। मतलब कि जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद जो है भारत का जो स्वास्थ्य स्तर है वह महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति जो है कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर में काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य सुविधाएं
ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं में एक उचित जनसंख्या नीति द्वारा हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं किशोर जनसंख्या। अब हम लोग किशोर जनसंख्या को देखते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। मतलब भारत की सबसे जो जनसंख्या, इसका महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो किशोर जनसंख्या का आकार है ना। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर जनसंख्या, किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं। ये भविष्य में के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर जो हैं भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। मतलब किशोरों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, बच्चों से अधिक होती है। कुपोषण में इसका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों की प्राप्ति भोजन से पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीन पीड़ित होती हैं। जो बालिकाएं होती हैं वो रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में इसकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब विकास की जो प्रक्रिया है इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। फिलहाल अब वर्तमान समय में दिया जा रहा है। किशोर बालिकाएं अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा में प्रसार और इसमें सुधार, इनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में हम लोग। अब देखते हैं, परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधारा जा सकता है। मतलब कि परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को जो है सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सुधारा जा सकता है, ध्यान में रखकर मतलब सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार ने जो है प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। सरकार जो है जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों में नियोजित प्रयासों के परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में से 30 से कम करने, व्यापक पर टीकारोधी बीमारियों और बच्चों को छुटकारा देना, लड़कियों की शादी को कम उम्र की बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए शादी की उम्र को बढ़ाने के प्रोत्साहित करने के लिए तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। जैसे कि लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाए और परिवार नियोजन के मतलब बारे में लोगों को जागरूक करना। नहीं तो पता चला हम दो हमारे दर्जन वाली नीति अपनाने लगते हैं कई लोग, तो इस तरह की तो वो ना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उन प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति को अवांछित निर्धारण और यौन संबंधों को प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनके उद्देश्य देर से विभिन्न और देश के संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहन करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध कुप्रभावों को बारे में शिक्षित करना। अभी देखते हो ना कि लोग मतलब जैसे कि कम उम्र में जो
मतलब प्रभावित करते हैं, जैसे कि सेक्स वगैरह लोग करते हैं, कम में उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। बहुत सारे लोग जो है सेक्स वगैरह करते हैं पर उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं रहता, तो मतलब अजीब तरीके से कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना महिलाओं के लिए। तो ये इन सब के प्रति जो है कुप्रभाव शिक्षित करना, जागरूक करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक। अभी देखते हो ना, मतलब जैसे कि किसी को कंडोम वगैरह लेना रहा तो वो क्या होता है कि मतलब इतना ज्यादा शर्माते हैं, कुछ पूछो ही मत, मतलब शर्म एक आती इन सब चीजों को लेने में। तो ये सब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डर मतलब लोगों के अंदर है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। लोगों के प्रति जागरूक करना एवं खरीद के भीतर खाद्य संपूरक और पौष्टिक जो है सेवाएं उपलब्ध करवाना। बाल विवाह को रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है देश में। किसी भी राष्ट्र के लिए जो है वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं एवं अशिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारा ये चैप्टर भी इसी तरह से कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, ये हमारी बुक ही एंड हो चुकी है, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर नहीं है। अब हम लोग जो है कल से नेक्स्ट मतलब क्लास 9th की थी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना, अब कल से हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों की क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है जियोग्राफी की। अब कल से हम लोग जो है कल तो संडे है, परसों से मंडे से हम लोग जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से शुरू करेंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी को। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।